नमस्कार। आज हम जानेंगे कौन होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में कौन है, इनके चयन की प्रक्रिया क्या होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका वेतन कितना है, इनका संविधान में कहाँ उल्लेख है तथा इनको हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो चलिए आइए देखते हैं कौन होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, जो 13 मई को रिटायर होने वाले हैं। इसके बाद 14 मई को अगले मुख्य न्यायाधीश यानी 52वें मुख्य न्यायाधीश आरवी गवई साहब शपथ लेंगे और भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं चयन की प्रक्रिया क्या होती है। इनके चयन की प्रक्रिया कोलेजियम सिस्टम है, जिसके तहत इनकी सिफारिश जो है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश करते हैं और राष्ट्रपति को भेजते हैं। संविधान में इनके कहाँ उल्लेख किया गया है? तो संविधान में इनका उल्लेख अनुच्छेद 124 के क्लास 2 में किया गया है। आगे देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम में क्या कहते हैं? कॉलेजियम सिस्टम एक प्रणाली जिसमें भारत के न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण, मतलब इनकी नियुक्ति और स्थानांतरण की व्यवस्था कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। ठीक है, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, यह प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने और न्यायपालिका में भाई भतीजावाद जो है को रोकने के लिए बनाई गई है। ठीक है, कोलिजन सिस्टम जो है बेसिकली न्यायपालिका में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके हस्तांतरण की जो व्यवस्था करती है और भाई भतीजावाद को रोकती है कि न्यायपालिका में भाई भतीजावाद लागू ना हो पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हैं भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.आर. गवई, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। इनका पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई है, जो 14 मई को शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को 52वें सीजीआई के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति से इन्होंने जो है सिफारिश लगाई इनके नाम की कि ये अगले मुख्य न्यायाधीश भारत के होंगे। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? ये दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे और न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन के बाद। इनके प्रमुख फैसले क्या हैं? इनके प्रमुख फैसले हैं कि जो हमारे नेशनल हाईवे हैं उनसे 500 मीटर की दूरी पर ही कोई शराब का क्या बोलते ठिकाने होने चाहिए या शराब की दुकानें खुलनी चाहिए। उनमें से देखें, नोटबंदी 2016 को बरकरार रखा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को सही ठहराया और चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया। SC/ST पर क्रीमी लेयर, जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर अब देखेंगे, SC/ST पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की वकालत इन्होंने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका कार्यकाल क्या होगा? किसी भी न्यायाधीश का कार्यकाल या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हो 65 वर्ष की उम्र तक ही न्यायाधीश बने रह सकते हैं। लेकिन जो 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका कार्यकाल लगभग 7 महीने का होगा। अगर इनका कार्यकाल देखें तो इनका ये 14 मई को शपथ लेंगे और 23 नवंबर का इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जो कि 7 महीने इनका कार्यकाल होगा। न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इनका वेतन लगभग 2.5 लाख रुपया होता है और पेंशन से 1.5 लाख रुपया और प्रतिमाह महंगाई भत्ते के साथ इनको पेंशन दी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 124 क्या कहता है। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक निकाय होगा। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। मतलब जैसे हमारा संविधान लागू हुआ उसी समय से यह भी अस्तित्व में आया। ठीक है, आगे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है? यह महाभियोग प्रस्ताव कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है, जिसमें जज के खिलाफ दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप लगाए गए हों। महाभियोग प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद जज को पद से हटाया जाता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान भारत में आज तक किसी भी जज को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया। हालांकि लगाया कई जजों पर गया है, लेकिन ये राष्ट्रपति के अनुमोदन को कभी प्राप्त नहीं कर पाया महाभियोग प्रक्रिया, या राष्ट्रपति का जो है साइन उसमें कभी नहीं हो पाया, या यूं कह ले विशेष बहुमत, क्योंकि
दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर विशेष बहुमत ना मिले तो महाभियोग जो है लागू नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसे विशेष बहुमत की जरूरत है। और संविधान का अनुच्छेद 142 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 142 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय, ये पूर्ण न्याय की प्रक्रिया मतलब ये सुप्रीम कोर्ट को जब लगेगा कि उसे अब इंटरफेयर करना चाहिए और इस विषय में न्याय या कोई डिग्री पास करनी चाहिए, तो संविधान 142 के तहत उसको अधिकार है कि वो कोई भी डिग्री पास कर सकता है या आदेश दे सकता है। पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी आदेश या डिग्री पारित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 142 के तहत कुछ तत्कालिक दिए गए जो निर्णय है उनमें से एक है कि राष्ट्रीय राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी पर कोई भी शराब की दुकानें खुलेंगी, ठीक है। और दूसरा जो हाल ही का मामला है जो अप्रैल में दिया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्यपाल को आदेश दिया कि 1 महीने के भीतर कोई भी जो अधिनियम या बिल है उसे आपको पारित करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी यह दिशा निर्देश दिया है कि राज्यपाल के द्वारा भेजे गए किसी भी अधिनियम या बिल को आप 3 महीने के भीतर पारित करेंगे या उसे क्या बोलते पास करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसी प्रक्रिया को। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। इस मामले में 8 अप्रैल को दिए गए फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल RL रवि के पास लंबित विधेयक को स्वीकृत प्रदान कर दिया। मतलब भारत के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ कि बिना राज्यपाल के साइन के कोई जो है बिल वो क्या बन गया, कानून बन गया, ठीक है, एक्ट बन गया। आगे देखते हैं राज्यों की दलील क्या थी इसमें। तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और पंजाब, मतलब जहां पर भी विपक्ष की सरकार है, मतलब जो केंद्र की सरकार है उसके अलावा अगर किसी राज्य में अन्य पार्टी की सरकार है तो वहां जो राज्यपाल होते हैं वो उन पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को या उस राज्य में विपक्ष की सरकार को या दूसरी पार्टी की सरकार को बहुत परेशान करते हैं। कोई भी जो बिल या क्या बोलते विधेयक होता है उसे वो पारित नहीं करते, वो अटका के रख देते हैं या ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, ठीक है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत हस्तक्षेप करते हुए कई फैसले या कई निर्णय दिए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण अप्रैल में दिया गया फैसला है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिल पर काम करने की टाइमलाइन तय कर दी। कहा कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम उठाएं, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय कर दी। एससी ने कहा कि राज्यपाल द्वारा, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्यपाल द्वारा जो भी विधेयक आप राष्ट्रपति के लिए बचा के रखे या राष्ट्रपति को भेजा गया है उसे 3 महीने के भीतर आपको पारित करना होगा, ठीक है। ये वही लाइन कह रहे कि 3 महीने के भीतर फैसला लेना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे बिल पर राज्यपाल के अधिकार क्या है। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को 4 प्रमुख क्या बोलते हैं पावर दिए गए हैं कि उसके तहत वो क्या क्या कर सकता है किसी भी बिल के साथ या विधेयक के साथ, ठीक है। तो आर्टिकल 200 ये कहता है कि जब विधानसभा में कोई विधेयक राज्यपाल को भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। मतलब राज्यपाल के बेसिकली 4 विकल्प होते हैं। पहला, या तो राज्यपाल उसे मंजूरी दे दे, दूसरा मंजूरी रोक सकता है, ठीक है, विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल सकता है, या राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, और लास्ट और चौथा क्या है कि पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेज सकते, मतलब पुनर्विचार के लिए कि इसमें संशोधन करिए, इसमें ये कमियां हैं, इसको फिर से संशोधित करके वापस भेजिए। तो चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कि पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा को भेज सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे एक प्रश्न है, न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, तो आपको बताना ही है प्रश्न में कि वह कौन से न्यायाधीश जिनके खिलाफ सबसे पहले महाभियोग प्रक्रिया या प्रस्ताव लाया गया था। धन्यवाद।